इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि पेपर पॉट जो है वो टोनी स्टार्क से इस बात की जिद कर रही है कि उसको दोबारा से अपना रेस्क्यू आर्मर वापसी चाहिए जो कि उसको टोनी स्टार्क ने पहले बना के दिया था। और उसी तरह हम साथ साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से टोनी स्टार्क अपनी कंपनी के लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे लोगों को ढूंढ रहा है ताकि जो वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसके जरिए वो पूरी की पूरी दुनिया को एक फ्री एनर्जी देना चाहता है अपनी रिपल्सल टेक के जरिए, उसके लिए वो अपनी कंपनी के लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग इंजीनियर्स को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। लेकिन वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि टोनी स्टार्क के राइवलरीज यानी कि हैमर इंडस्ट्रीज वाले वो अपने अजीबोगरीब रोबोट्स को दुनिया भर में जो है पेश करे जा रहे हैं और ये बात टोनी स्टार्क को तंग कर रही है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम देखते हैं कि इस वक्त मारिया हिल इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखी हुई है और कहती है कि टिक टॉक नाइस एंड इजी, ये जगह वो है जहां से मैं सब चीजों के ऊपर नजर रख सकती हूँ और हर एक चीज मेरे मुट्ठी में ऐसा लग रहा है कि वो मौजूद है। लेकिन आखिरकार ये इस वक्त टोक्यो के अंदर क्या हो रहा है? उसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से एक आदमी उधर कहता है कि टोक्यो डायरेक्टर हिल बस इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से पोकीमोन वाली जगह के अंदर आऊंगी जहाँ पे सारे अजीब व गरीब लोग बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल नर्ड हैं। तो वहीं से वो कहता है कि प्लीज आप हम लोग को ये मत कीजिए क्योंकि हम लोग ऑपरेशन सेंटर हैं, हम लोग ही वो जगह है जहाँ से सारे के सारे एनालिसिस निकल कर आते हैं। और आपको अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यहाँ पे ये जो आदमी वो ये वही आदमी है जो कि पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम किया करता था हैमर एजेंसी के अंदर, और ये वो आदमी था जिसने टोनी स्टार्क की बेसिकली जान बचाई थी नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसका पता ना देके। और हम देखते हैं कि बेसिकली अब इसको जो है मारिया हिल ने अपने साथ रख लिया और ये यहाँ पे हेड ऑफ द ऑपरेशंस बना हुआ है। और वो बताता है कि किस तरीके से वहां पे जो इस वक्त टोक्यो सिटी के अंदर एक अजीबोगरीब टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन उसी अटैक के बीच में हमने देखा कि कुछ जबरदस्त किस्म के आर्मर्ड रोबोट जो है वो आके सारी की सारी चीजों को रोक रहे हैं। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है कि मैम यहाँ पे जो सबसे डेंजरस बात है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि जो लोग यहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, जो टेररिस्ट बनकर आए हैं, उनके पास जो आर्मर्स मौजूद हैं वो पुराने शील्ड के आर्मर्स हैं जो कि केव किलर आर्मर के नाम से जाने जाते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आर्मर उनके पास कैसे पहुंचे। तो आपको अब जाके समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये सारा का सारा काम किसी और का नहीं बल्कि मिस हैमर और उनकी बेटी साशा का है, जिन्होंने पूरे के पूरे पुराने हैमर और शील्ड के जो है आर्मर्स को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, कपड़ों को और दूसरी वेपन्स को सब कुछ ले लिया है और दुनिया भर में बांट दिए दंगे फसाद करवाने के लिए, ताकि जहां कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हों उनका रोबोट जाके उसको रोके और दुनिया के नजर में उनकी मार्केटिंग हो सके। तो हमारी अहिल जब उन दोनों को देखती है टीवी स्क्रीन के ऊपर सीसीटीवी फुटेज के अंदर तो वो समझ जाती है कि वहां पे क्या चल रहा है। वहीं से हमारी अहिल बोलती है कि मुझे हर एक आंख और हर एक कान इस रोबोट और उन दोनों औरतों के ऊपर चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टोनी स्टार्क यहाँ पे उनके जाल के अंदर फंसने वाला है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वॉर मशीन और आयरन मैन दोनों यहाँ पे सीधा पहुंचते हैं टोक्यो के अंदर, जहाँ पे पूरी की पूरी फाइट अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं से मिस हैमर बोलती हैं कि फाइनली जिसका हमें इंतजार था। और हम देखते हैं कि वो आयरन मैन के सामने आती है और कहती है कि हैमर इंटरनेशनल ने इस पूरी की पूरी जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर कर लिया है और ये सारा का सारा हम अचीव कर पाए हैं अपनी जबरदस्त किस्म के एडवांस रोबोट्स के जरिए। मेरा नाम जस्टिन हैमर है, मिस्टर स्टार्क आप मेरे फादर को जानते थे और उनसे मिल चुके हैं। लेकिन वहीं से टोनी स्टार्क वहीं से उससे हाथ नहीं मिलाता और कहता है हाँ हो सकता है कि मैं जानता हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। तो वहीं से मिस हैमर बोलती है कि बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही। लेकिन वहीं से वॉर मशीन बोलता है कि आखिरकार ये किस किस्म के रोबोट्स हैं, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वहीं से मिस हैमर बोलती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि स्टार्क के जो कनेक्शन है सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर वो और भी ज्यादा डीपर हैं। जैसा कि आपकी पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने इस बात को क्लियर कर दिया है, तो टोनी बोलता है कि अब से वो स्टार्क रिजिलियंट हैं। तो मिस हैमर बोलती कि अच्छा तो तुम अब इस नाम से जाने जाने वाले हो। खैर मेरे बात करने का मकसद यहाँ पे यह था कि जैसा कि अब तुम बता चुके हो कि स्टार्क रिजिलियंट का आगे फ्यूचर के अंदर क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या गोल्स होने वाले हैं, तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब इस तुम पूरी की पूरी आर्मर्ड जंग के अंदर से बाहर निकल चुके हो और अब तुम्हें रोबोट्स और मिलिट्री की चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पे काफी बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। अब अगर तुम मेरी बात कर रहे हो मिस्टर स्टार्क तो मुझे तो इस गैप को फिल करना ही है ना, अगर तुम नहीं करोगे। मैं लेकिन आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी मिस्टर स्टार्क कि आप आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तो टोनी स्टार्क बोलता कि मुझे नहीं याद कि मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत है यहाँ आने से पहले। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क की नजर उसकी बेटी साशा के ऊपर पड़ती है जो कि वहां पे उससे छुपने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं से टोनी बोलता है कि जरा एक मिनट, मैं चाहता हूँ आपकी सूट को जरा करीब से देखना। लेकिन वहीं से मिस हैमर आती है और कहती हैं कि आप चाहे तो न्यूज के ऊपर देख सकते हैं जैसा कि हर कोई देख रहा है, स्टार्क इतना ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको यहाँ आने में काफी देर हो चुकी है और फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे जो कुछ भी रायता फैला हुआ था डेट्रॉइट स्टील उसको ऑलरेडी समेट ही चुका है, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं आपको बता दी चलूं कि आयरन मैन वो कल की खबर थी और डेट्रॉइट स्टील अब हर चीज के ऊपर राज करने वाला है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल डेट्रॉइट स्टील आता और कहता है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मिस हैमर? तो वॉर मशीन बोलता है कि हे मैन जरा आराम से रहो। तो टोनी बोलता है कि हाँ रोडी मैं तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त ठंडा हुआ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
और इसी तरह टोनी स्टार्क अपना हाथ आगे करता और कहता है डेट्रॉइट स्टील हाय बिग फैन। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि साशा यहाँ पे टोनी स्टार्क के पास आती है और कहती है कि मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए, और वो उनको जो है बेसिकली एम्बुलेंस के पास ले जाती है। तो टोनी बोलता है अरे यार इस वक्त मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी डेड बॉडी को देखने के लिए यहाँ पे आऊँ, और वैसे भी तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम भी मिस हैमर ही है, आप भी मुझे मिस हैमर के नाम से बुला सकते हैं मॉम की तरह ही, वैसे मेरा नाम साशा हैमर है, लेकिन आपको मैं जो यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ वो ये है, जरा देखिए। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेररिस्ट को जिनको मार के यहाँ पे निपटा दिया गया है, उन्होंने जो इस वक्त आर्मर्स पहने हुए इस पर स्टार्क इंडस्ट्री का लोगो छपा हुआ है, और वहीं से वो बोलती है कि देखिए ये वो चीजें जो कि आपने शायद अपनी दूसरी जिंदगी में बनाई थी, और आप मैं आपको प्यार से कहना चाहूंगी कि मीडिया वालों के सामने जो आप 30 मार खान बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कंपनी की बेइज्जती करना चाह रहे हैं ना, अब वो जरा कम कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ दिखा दिया मीडिया के अंदर तो उल्टे सारे के सारे मीडिया वाले आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अपने साइड किक को लीजिए और यहाँ से फौरन फुट लीजिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क को उन लोगों ने कितने जबरदस्त तरीके से ब्लैकमेल करके वहां से भगाने का काम कर ही लिया है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो है बेसिकली एक टेम्पररी हेडक्वार्टर ऑफ स्टार्क रेजिलिएंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि उन्होंने ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा के एक फ्लैट के अंदर ही बनाया हुआ है। और हम देखते हैं कि वो लोग न्यूज़ के अंदर ये सारी की सारी चीजें देख रहे होते हैं कि इस वक्त टोनी स्टार्क वहाँ पे क्या कर रहा है टोक्यो के अंदर, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली टोनी स्टार्क से मिलने के लिए कुछ और उसके पुराने दोस्त, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स वगैरह आए हैं जो कि इसकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी तरह वो लोग अपनी यहाँ पे स्टार्क के बारे में राय वगैरह को दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लेडी बैठी होती है वो कहती है कि आप उनको मिस्टर स्टार्क के नाम से बुलाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो वो कहता है कि मिसेस अभी तक मैंने उसके लिए काम करना शुरू नहीं किया है। तो वो कहती है लेकिन फिर भी मैनर्स तो आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो वहीं से जो दूसरा आदमी होता है वो पूछता है तो आखिरकार आप लोग ये बताइए कि स्टार्क रेजिलिएंट आखिरकार है क्या चीज, इसका आखिरकार मोटिव क्या है, स्टार्क ने आखिरकार इसको बनाया क्यों और ये कितने टाइम से काम कर रही है। वेल मिस्टर कबाबा, मैं यही कहना चाहूंगी कि टोनी स्टार्क के साथ मैं उस टाइम से हूं जब वो एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, अगर आप ये मेरी बात पे विश्वास करें तो, लेकिन उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। तो वहीं से दूसरा आदमी पूछता है अच्छा तो वो कितना छोटा था? तो कहती है आप कह सकते हैं कि वो कुछ सालों का था, लेकिन मैं पिछले थर्सडे ही स्टार्क के साथ दोबारा वापसी लौट कर आई हूँ। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है ओके दिस इज इनसेन, मैं यहाँ पे जरा भी पागल बनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मनीला के लिए दोबारा फ्लाइट वापसी लेके जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो वहीं से वो बोलती है कि मिस्टर कबाबा, मिस्टर मैकेन और मिस्टर पेंसर, मिस स्पॉट जैसा कि इस वक्त एक मेडिकल लीव के ऊपर है और टोनी स्टार्क आपके सामने एक फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो इस सारे का सारे स्टाफ डिसीजन जो है वो मेरे ही लेने के लिए मुझे इस कंपनी के अंदर इसीलिए रखा गया है ताकि मैं इस कंपनी को फौरन इसके पैरों के ऊपर खड़ा कर सकूं और उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरी करने में मैं उनकी मदद कर सकूं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर स्टार्क आप लोगों का इंटरव्यू भी फौरन नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को अश्योर करती हूँ कि आप तीनों लोग जो है हमारी कंपनी के लिए जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी तो टोनी स्टार्क ने आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाया है। स्टार्क रेजिलिएंट के अंदर प्लान्स हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के, और मैं इस बात का वादा कर सकती हूँ आपसे कि अगर आप एक बार उनको सुन लेंगे तो आप लोग इस कंपनी से वापसी जाने का नाम नहीं लेंगे। आप तीनों जो है इस पूरे के पूरे प्लान को पॉसिबल बनाने के अंदर सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट निभा सकते हैं। आखिरकार किस किस्म के प्लान्स? तो एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो कि सिर्फ टीवीज वगैरह को फिक्स करता है, और आखिरकार तुम लोगों के पास किस तरह के कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्लान्स है जिसके अंदर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वहीं से वो कहती है आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, और वैसे भी हम तो दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं मिस्टर मैकेन, तो क्या आपको ये मजेदार नहीं लग रहा है? तो चलिए अब जल्दी से बताइए कि अब यहाँ बैठ के ऑर्गेनिक चॉकलेट चिप कुकीज को मेरे साथ कौन खाना चाहेगा, जब तक हम लोग इस लाइव को ही देख लेते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वॉर मशीन और टोनी स्टार्क अपने एक पुराने वेयर हाउस के ऊपर आते हैं जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का है, और वहीं से वॉर मशीन बोलता है मैन ये तो बिल्कुल हमारे वक्त का जाया है और कुछ भी नहीं। तो टोनी बोलता है कि मैं इसको प्रीफर करना चाहूंगा टीचेबल मूवमेंट्स के लिए। तो वॉर मशीन बोलता है कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि टीचेबल मूवमेंट्स को चाइनीज में जो है बिल्कुल वैसा ही कहा जाता है जिसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम होता है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे आयरन मैन और वॉर मशीन जब पहुंचते हैं तो अगले पल वहां पे कोई और नहीं बल्कि मारिया हिल उनका ऑलरेडी इंतजार कर रही होती है और कहती है कि अनबिलीवेबल, तुम लोग आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग सच में बहुत ही बड़े गधे के बच्चे हो। मतलब उसने यहाँ पे तुम्हें बुलाने के लिए इतना बड़ा जाल बिछोया हैमर इंडस्ट्रीज ने, और वो ताकि दुनिया के सामने तुम्हें जोकर बना सके, और तुम बिल्कुल उसके ट्रैप में फंसते ही जा रहे हो। तुमने आखिरकार इस बारे में पहले हमें क्यों नहीं बताया, तुमने इसके बारे में पहले किसी से सवाल क्यों नहीं करे और सीधा स्टूपिड लोगों की तरह यहाँ पे चले क्यों आए? तो टोनी बोलता है कि हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गया जो कि मुझे नहीं आना चाहिए था। तो वैसे मारिया हिल बोलती है क्या तुम इस बारे में एक्साइटेड थे और तुम ये देखना चाहते थे कि वहां पे वो जो लोग सारे के सारे आर्मर्स पहने हुए वो केप किलर आर्मर्स हैं जो कि स्टार्क मैन्युफैक्चर किया करता था शील्ड के लिए। टोनी बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम ठीक कह रही हो। और इसी तरह देखते हैं कि मारिया हिल यहाँ पे टोनी स्टार्क के ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है और टोनी वहां पे एकदम खामोश हो जाता है और कहता है रूडी क्या तुम हमें 5 मिनट दे सकते हो?
तो रूडी बोलता है कि भाई तुम्हें 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट ले लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे वैसे भी मॉम एंड डैड की फाइट देखने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये सारी की सारी चीजों के ऊपर से नजर हटानी होगी। मैं इन सारी की सारी चीजों के बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं अपने लाइफ को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने सूट को रिबिल्ड कर रहा हूँ, अपनी कंपनी को, इस पूरे के पूरे टाउन को। और अभी जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से जो हूँ बच के वापसी निकला हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं जब से अपने होश के अंदर आया मैं लोगों से माफी मांगी जा रहा हूँ उन चीजों के लिए जो कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम लोगों के साथ करी थी। और शायद मेरे ख्याल से ये पहली दफा नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे तुम लोगों से बार बार हर छोटी मोटी चीज के लिए सॉरी नहीं कहते रहूंगा, क्योंकि मेरी याददाश्त अभी पूरी तरीके से मेरे पास आई नहीं है। मुझे नहीं याद है कि मैंने कौन कौन से ऐसे काम किए थे जो कि मुझे चेकआउट नहीं करने चाहिए। तो इसलिए अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे खड़े होकर चिल्लाना चाहती हो तो यहाँ तुम सारा दिन खड़े होकर चिल्ला सकती हो, लेकिन जिस बारे में मुझे याद ही नहीं है तो उस बारे में मैं तुमसे माफी भी मांग लूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या फिर तुम मुझे ऐसा कुछ बताना चाह रही हो जो कि मुझे याद नहीं है? तो अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। और इसी तरह में यहाँ पे एक पुराना फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे टोनी स्टार्क और मारिया हिल एक तरह के रिलेशन के अंदर मौजूद थे। तो टोनी स्टार्क बोलता है ग्रेट, तो बताओ कि आप सब कुछ ठीक है, अब कोई मसला तो नहीं है? तो मारिया बोलती है कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो टोनी बोलता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो मारिया बोलती कि खैर ये बताओ कि आखिरकार तुम जो इतना दूर उड़कर आए हो टोक्यो के अंदर, तो क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा प्रोडक्टिव तुम फील कर सको? तो टोनी बोलता है कि हाँ कुछ तो मुझे मिला है, मतलब मेरे पास मेरे दिमाग के अंदर कुछ डार्क स्पॉट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी पुरानी मेमोरी जिस तरह से हम पुरानी मूवीज देखते हैं और उसके अंदर हमें छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं, इस तरह मेरे दिमाग के अंदर कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं। वो लड़की, वो यंगर हैमर गर्ल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उन दोनों को ही पहले काफी बार देखा हुआ है और मैं उनको बहुत गहराई से जानता हूँ, लेकिन वो जो जंग वाली थी उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जो कि मेरे दिमाग में खटक रहा है। इसी तरह हम दोबारा से स्टार्क रेजिलिएंट के ऑफिस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अब रात हो चुकी है और बेसिकली सारे के सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। और टोनी स्टार्क यहाँ पे पहुंचकर कहता है कि मिसेस आर्बोगास्ट, क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है? तो वहीं से वो बताती हैं कि ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनको आप इस कंपनी के अंदर हायर करना चाहते थे, यानी कि पोटेंशियल न्यू हायर्स। जैसा कि आप इन लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, यहाँ पे मिस्टर गवाबा, मिस्टर मैकेन और मिस्टर पिकमेंसन मौजूद हैं। तो वहीं से टोनी बोलता है क्या बता सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? तो वहीं से वो बताती हैं कि मैं आपको बस ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इनको बेसिकली ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया था और इस वक्त यहाँ पे डिनर चल रहा है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि अच्छा यार मुझे माफ कर देना, मुझे याद नहीं रहा कि तुम लोग आज यहाँ पे आने वाले हो और मुझे एक अर्जेंट काम आ गया। वेट, मैकेन तुम तो वही हो ना जो कि डेट्रॉइट सिटी के अंदर काफी सालों पहले काम किया करता था? और इसी तरह हम लोग यहाँ से डेट्रॉइट के अंदर शिफ्ट होते हैं कुछ सालों पहले और हमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे वो जो है एक पुरानी सी कबाड़ की दुकान चला रहा होता है जहाँ पे वो टीवी रिपेयर करता है, वीसीआर्स वगैरह और इस तरह की चीजों को रिपेयर कर रहा होता है। टोनी स्टार्क बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम एक पूरे के पूरे जबरदस्त किस्म के ऑटो प्लांट को छोड़ के चले गए थे अपनी खुद की दुकान खोलने के लिए जो कि एक रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, और उसके बाद तुमने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बना ली थी जहाँ पे तुम लोगों का बहुत सस्ते में काम किया करते थे और उसके बदले में वो लोग तुम्हारे घर के काम कर दिया करते थे। वैसे ये एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी इसको हम कह सकते हैं। तुम इसे वो कहते हैं क्या आप कंप्यूटर्स नहीं बनाते हैं? टोनी स्टार्क बोलता है कि कार्स, अब से हमारा जो नया मिशन होने वाला है वो कार्स के ऊपर होने वाला है और उन गाड़ियों के अंदर हम जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है जो कि हेवीली उसके ऊपर ही बेस करने वाली है, और इसलिए मुझे लगा कि इस काम के लिए आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ पे दूसरे आदमी का इंटरव्यू लेता है और उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है कि उसने कंपनी को क्यों छोड़ दिया। तो बताता है कि मैं उस कंपनी के अंदर इसी वजह से था क्योंकि उसके अंदर नई नई चीजें बनाई जाती थी जो कि मेरा पैशन है, लेकिन अब जैसा कि हमारा न्यू बॉस आया है तो वो कुछ नया नहीं कर रहा है बल्कि उन्हीं पुरानी चीजों को दोबारा से रीबिल्ड करवाना चाहता है। मैं जो हूँ एक बिल्डर हूँ और मैं उनका बिल्डर बनकर नहीं रह सकता हूँ जो कि पुरानी चीजों को दोबारा रीबिल्ड करवा रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें बिल्ड करी हैं, लेकिन अब मैं दोबारा से आपकी कंपनी को रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ। जो आप कर चुके थे वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब दोबारा मैं वही करूँ तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। आई अप्रिशिएट कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया भी है और मुझे उसकी इज्जत भी है, लेकिन टोनी स्टार्क वहीं से एक ब्लूप्रिंट खोलता है और बोलता है टिम तुम मेरे लिए ये बना दो, तुम जो एक इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हो वो कितनी तेज जाएगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अगले पास दूसरे आदमी से इंटरव्यू ले रहा होता है और हम देखते हैं कि जब उससे यहाँ पे इंटरव्यू ले ही रहा होता है तो अचानक वहाँ पे गार्सन भी आ जाता है। तो बोलता है कि विच गार्सन, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्योंकि हमें यहाँ से अंदाजा हो गया कि आपस में कोई फड्डा रह चुका है। तो कहता है कि वेल मैं अब यहाँ पे हूँ तो हूँ। तो कहता है कि अगर गार्सन यहाँ पे तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है, मेरा यहाँ पे रहना कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो वैसे टोनी स्टार्क समझाता है कि यहाँ पे तुम चारों को जो आज बुलाया गया है वो इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि जो हम गाड़ी बनाने जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक कार जो कि रिपल्सर पावर्ड कार होने वाली है, उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर तुम चारों एक क्रिटिकल पार्ट निभाने वाले हो और तुम सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं जो कि इसको जबरदस्त तरीके से आगे ले जा सकती हैं। हम जो यहाँ से बेसिकली इसकी शुरुआत कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है और मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तो वहीं से वो कहता है कि आखिरकार तुम अपने लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो गार्सन, तुम्हारी तो ऑलरेडी कार कंपनी मौजूद है ना। तो गार्सन बोलता है कि मेरे जो लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं मैं उनको पैसे देता हूँ और वो पैसे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं।
और हम लोग जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए हमारे पास अभी 1 रुपया नहीं है जो कि हम लोगों को दे सकें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसको लेके कहाँ जाना चाह रहे हो। तो उनसे टोनी बोलता है कि कार्सन जरा रिलैक्स करो, सबको यहाँ पे बुलाओ, हम आपस में बात करते हैं। देखो ये जो कार है ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। असल जो मेरा यहाँ पे मकसद है वो ये है कि मैं रिपल्सर टेक को जो हूँ वो कंज्यूमर ग्रेड प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। यानी कि इस रिपल्सर टेक्नोलॉजी को हर कोई अपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगा के उसको जबरदस्त तरीके से और एक बड़े स्केल पे जो है प्रोड्यूस कर सकता है। और इस सबको जो हम दिखाएंगे एक दुनिया के सामने वो एक कार बना के दिखाएंगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि अगर हम एक गाड़ी रिपल्सर टेक के ऊपर चला सकते हैं तो छोटे मोटे अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाना वो ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और वहीं से गार्सन बोलता है कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, लेकिन हमें फौरन से एक कॉन्सेप्ट को तैयार करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, वरना इस तरह किसी का भी इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट के अंदर नहीं आने वाला है। तुम समझ सकते हो इस बात को कि ये गार्सन इस तरह से क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हम लोग दुनिया के सामने अनलीश करने जा रहे हैं वो एक जबरदस्त किस्म का पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड को बदल के रखने वाला है। अब बेसिकली ये वो जमाना है जिसके अंदर ब्लास्ट फर्नेसेस और पिग आयरन्स चल रहे हैं और हम इस पूरे के पूरे जमाने को बदलने वाले हैं। और इस पूरे के पूरे जमाने के अंदर जो कोई भी हमारे साथ जुड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, वो इसमें जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि अभी बहुत जल्द एक एक्सपो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो कि सियाटल सिटी के अंदर होगा। तो कार्सन बोलता है कि जैसा कि मैं और मैक तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूजुअली अगर एक गाड़ी को बनाया जाए जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की जाए, जिसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज ना हो, जिसका कोई डिजाइन हमारे पास ना तैयार हो, तो उसको बनाने में कम से कम भी 3 से 5 साल का टाइम तो लगता ही है, उसको बनाने में, उसको फिट करने में, उसको टेस्ट करने में और स्ट्रीट पे उतारने के लिए। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं। तो वहीं से मिसेस एवगेस्ट बोलती हैं कि ये हुई ना बात, अब मेरी एक्साइटमेंट लेवल जरा आसमानों के ऊपर जा रहा है। और इसी तरह देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली अपने ऑफिस के अंदर यहाँ पे बैठे कुछ इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे उसके पास रोडी आता है और उससे कॉफी वगैरह के लिए पूछता है। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली यहाँ पे उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है जिसके अंदर उसको वो हैमर गर्ल नजर आती है। तो रोडी बोलता है कि तुम्हें साशा हैमर इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि तुमने उसके ऊपर अब नजर रखना शुरू कर दी, और वैसे भी वो तो एक आम सा पार्किंग लॉट है, उसमें इतनी खास बात क्या है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि नहीं, ये कोई आम सा पार्किंग लॉट नहीं है, बल्कि ये उस हॉस्पिटल के अंदर है जिसको उड़ा दिया गया था ठीक उसी रात जब एजेकियल स्टेन ने स्टार्क टावर को डिस्ट्रॉय करा था टाइपाई सिटी के अंदर। जरा ये गौर से देखो। और हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही धुंधली सी तस्वीर उसको नजर आ रही होती है। तो रोडी बोलता है कि ये वो हो सकती है, या फिर उसके अलावा और भी कोई दूसरी तैवानीज वुमेन हो सकती है जिसकी पोनी टेल मौजूद है। टोनी, तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा अपने दिमाग पे सारी चीजों को ले रहे हो, इतनी कम रेजोल्यूशन के साथ हम इस बात को कभी प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। टोनी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये वही है मैन, ये वही होनी ही चाहिए। मतलब ये जो सारा का सारा डेट्रॉइट स्टील का ड्रामा चल रहा है, मुझे दिल से आवाज आ रही है कि इसके अंदर हैमर और स्टेन दोनों के दोनों मिलकर कुछ इविल प्लान कर रही हैं। तो रोडी बोलता है कि अगर सारी की सारी चीजों को देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं। तो रोडी पूछता है कि तो अब हम क्या करने वाले हैं। तो टोनी बोलता है कि अब हम एक पार्टी को अरेंज करेंगे और कुछ नहीं। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा से जो है बेसिकली मेडिकल सेंटर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पेपर पॉट जो है वो बेसिकली अपने होश के अंदर आती है। और वो जैसे ही होश के अंदर आती है तो वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसको उसका रिपल्सर टेक मिल चुका है। टू बी कंटिन्यूड।